राइट सनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी प्रतिकार बहुत जरूरी। मैं कह रहा था जो मैंने सर कि जब कैसी है हमारी, हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, दुनिया और ट्रम्प का जो बात कही या बताया गया अपनी जगह है, लेकिन हमारा तो कुछ क्लियरेंस ही नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है। हम हमारी विदेश नीति 2014 से आज कहां खड़ी है आके। और मैं जो कह रहा था 2024 में आपने जब ईरान के जो राष्ट्रपति मारे गए थे, तब बाकायदा आपने राष्ट्रीय शौक घोषित किया था। और आज आप बात कर रहे हैं, आप यूएई के शासक से बात कर रहे हैं, बात आप कर रहे हैं इजराइल के शासक से। अरे मिडिल ईस्ट में 90 लाख 1 करोड़ के लगभग भारतीय हैं, और आप उस ईरान को भूल गए। ईरान में भी तो बहुत बड़ी तादाद में है। तो आप किस लेवल पे कहां कब आगे आइएगा? कम से कम यहां तो आइए, जो हमारे मुल्क के लोग फंसे हुए हैं अलग अलग, वो अप्रवासी हैं, वहां अपने अपने काम काज धंधों के लिए गए हुए हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद संजीव जी। जो बड़ी संख्या है वो ईरान से ज्यादा जो है वो गल्फ कंट्रीज में है, वो सऊदी अरब और मैं बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल भाई, 40 से 50 लाख तो करीब यही है, यूएई में ही है। 35-40 लाख लोग बाकी सऊदी अरब है और अलग अलग जगहों पर है, लेकिन ईरान में भी तो है। आप बात कर रहे हो ना, ईरान में 10-20 हजार के आसपास ईरान में ठीक है। तो एक भारतीय भी तो है, चिंता तो करनी। नहीं आपका मित्र था, आप एक तरफ 24 में शोक घोषित करते हो, और आज 26 में आप उसमें एक अदद कंडोलेंस तो आप कर सकते थे ना, वो तो किया ही जा सकता था। वो संख्या से जो है हम कूटनीतिक महत्ता को नहीं तौल सकते। ईरान से जो है हमारे बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। अगर आप इसको पीछे ले जाएंगे तो मिथकीय काल तक जाएगा कि मनु भारत की तरफ आए और यम जो है, सर ने कहा ना, वो आपके लिए खड़ा हो कि हम देंगे तेल आपको। हमारे लिए खड़ा था ना वो, हमारे संकट में खड़ा था। संकट ठीक है, आप कुछ ये तो करना होगा ना। आप मतलब बिल्कुल ही छोड़ दें एकदम, आप एक अदद कंडोलेंस भी ना करें तो सवाल तो खड़ा होगा। फिर आप चिंता ना पालें, ये जा रहा है ध्वनित है, और आप कितने 36 घंटे बाद आए, आप प्रकट हुए। वो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही, उनकी एक किताब है द इंडियन वे में, उन्होंने उनकी डॉक्ट्रिन जो है वो सीधा ये थ्योरी ऑफ गोल्डन सूप, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब वो जो है बिल्कुल अवसर के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। और जो भारत की पहले जो एक ठोस छवि होती थी, जो अपने वजूद से चीजों को तय, विदेश नीति होती थी सर, कुछ तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट चीजें थी, बहुत चीजें स्पष्ट थी कि जो है सो है। इतना भय, इतना डर और भय की बात हो रही है, इतना भय किस चीज का है, क्या है इसके पीछे? कभी हम दूसरों से डिक्टेट नहीं हुए, बल्कि जब हमारी सामरिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, तब भी हमने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो 71 में हो, चाहे वो 65 में हो। शास्त्री जी ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमको ये अपमानजनक शर्तों पे पीएलएटी गेहूं नहीं चाहिए, हमारा मुल्क जो है वो एक शाम भूखा रहेगा, लेकिन हमको ये शर्तें नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने अलग, पर ये जो हौसला आता है ये तब आता है जब जनता और नेता के बीच में जो है वो संवाद और सहकार जो है बिल्कुल मजबूत होता है। नेता देश को एक साथ ले चलने में समर्थ होता है। ये हमने शास्त्री जी में देखा, ये हमने इंदिरा गांधी में देखा, ये हमने नेहरू जी में देखा। नेहरू जी के कैलकुलेशन में उसमें जो भी गलतियां हो सकती है, पर नेहरू जी पूरे देश को और भारत की जो विरासत वाली चीजें नेहरू जी सौंपे। आपको यासिर अराफात जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ गए तो नेहरू जी ने उनको अपने अपने खेमे में रखा और उनको मान दिलाया, और तमाम चीजें आप, हमारा वो इतिहास रहा है ना। वहां से गांधी जी ने भी जो है बहुत नजदीकी मित्र थे गांधी जी के, कॉलिन बाक, लेकिन कॉलिन बाक के तमाम आग्रहों के बावजूद गांधी जी ने इजराइल के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने। तो हमारी एक वो स्टैंडिंग थी, और वहां से हम कहाँ खिसक के आए हैं कि आज जो है हम खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ये आज एक कोई बच्चा भी जो है इस तरह का बयान कि सारे विवादों का हल जो है बातचीत से होनी चाहिए और जो शांति रहनी चाहिए, तो ये कोई माने स्कूली बच्चे का बयान नहीं होना चाहिए ना। ये जो एक कूटनीतिक बयान जब आप करते हैं तो आपको वो बाकी
देखिए बहुत मौके से, और मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही अवसरवादी और अनैतिक समय में घुस रहे हैं, जहां आप देखिए कि रूस और चीन के प्रत्यक्ष हित हैं ईरान में। इसके बावजूद ये दोनों मुल्क बजाय इसके कि एक लगाम लगाने की कोशिश करें, ये कोई लायबिलिटी अपने सिर पे नहीं लेना चाहते हैं और सिर्फ बयानों से काम चलाना चाहते हैं, है ना। देखिए, एक तो रूस, एक और जो रूस की बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इजराइल में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है, और इजराइल के बहुत सारे मिलीनियर जो हैं वो रूसी मूल के हैं, और इसीलिए जो है रूस जो है, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि रूस अपने यूक्रेन मोर्चे पर जो है वो सहूलियत हासिल करना चाह रहा है, और चीन अपनी चीजों पे जो है वो सहूलियत हासिल करना चाह रहा है। सर ने जो सैमुअल हंटिंगटन का जो जिक्र किया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अजीब बात यह है कि आज यहूदी और इस्लाम ताकत जो है वो एक दूसरे से लड़ रही है, जबकि यहूदियों को जेरूसलम से जो हटा दिया गया था, तो क्रूसेड के समय में पहली बार इस्लामिक सेना के पीछे पीछे यहूदी वहां पहुंचे थे, है ना, तुर्की के जरिए। तो वो एक बात है, और दूसरी बात, हमको हमारे सामने पूरा जो है कॉलोनियल हिस्ट्री पड़ा हुआ है कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही उस पूरे खित्ते को इस तरह से बांटा गया, जिसमें एथनिसिटी और नेशनलिज्म को एक दूसरे में आपस में उलझा करके रखा गया। देखिए, इराक को पहले लड़ाया गया ईरान के साथ, 10 सालों तक अमेरिका इराक का पीठ ठोक करके रखा, और फिर सद्दाम हुसैन जब उनको खतरा लगा तो सद्दाम हुसैन को उन्होंने कर दिया। कुर्द को देख लीजिए, कुर्द के बहुत वो हमदर्द बनते, कुर्द को उन्होंने तुर्की में, ईरान में और इराक में बांट करके रख दिया, आज कुर्दों को डंप कर दिया। सीरिया में आप देख लीजिए कि जिसको उन्होंने, हम लोग तो बेनेजर हम लोग तो सब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। ये जो इनके साथ में अभी दिखते हैं, जो जिन्हें पता है कि क्या कुछ इनकी नियति, किस तरह की नियत है, वो समझना इन लोगों को चाहिए। शायद आप करिएगा समय, फिर मैं एक एक टिप्पणी करिएगा। हाँ, तो मेरा वो ये कहना है कि ये जो ईरान को उस कोने में धकेल दिया गया है जहां उसके सामने एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल संकट आ गया है कि वो डेस्परेशन में हर वो चीज उठा रहा है, और उसके बाद जो है जो परिणति जो होनी है वो ईरान को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि रिजीम चेंज वो कर नहीं सकते, है ना। और दूसरी तरफ जो है इजराइल इस बात को लेकर के बैठा हुआ है कि उसको सिर्फ ईरान में रिजीम चेंज से संतोष नहीं है, इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, और वो आसपास के देशों की जमीन पर अपना हक जताना है, और वो चारों तरफ वो आक्रमण कर रहा है। बाकी उसकी जो मुट्ठी में क्या है, जिसकी तरफ जोशी जी इशारा कर रहे थे, तो एप्स्टीन की जो पार्टनर जो थी, उसके पिता मोसाद के एजेंट थे, और एप्स्टीन खुद भी मोसाद के एजेंट है, तो उसमें कोई वो छुपी बात नहीं है ना। और दोनों तरफ से तैयारी होकर, ईरान को भी पता था कि ये आक्रमण होने वाला है, और इजराइल को तो पता होने वाला ही है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी का नाम लेकर के अपने हितों को आगे बढ़ाता है। ये अरब रिवॉल्यूशन आपके सामने है कि किस तरह इजिप्ट में डेमोक्रेसी के नाम पे हस्तक्षेप किया गया, और चुने हुए राष्ट्रपति की क्या दुर्गति हुई मोर्सी की, और एक सैनिक तानाशाह के जगह दूसरी सैनिक तानाशाह है। पूरे गल्फ में जो है जनता एक तरफ है और उसके शासक एक तरफ है, और ये खबरें भी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह जनता जो है सड़कों पे बाहर निकल करके विरोध कर रही है, और शासक जो है वो किस तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी से ईरान को घेरने के, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खतरनाक स्थिति है। बेनेजर, ये जो विश्वगुरु बनने जो है था, अब तो खैर मुलम्मा उतर चुका है, ना 56 इंच की छाती है, ना वो एक अकेला सब पर भारी है, सब कुछ तो
खुल चुका है यहाँ भी। तो अब ये है पूरा वही अंत में वही है कि यहीं आके कि भाई कौन सी चीज है जो इतना भय, इतना डर कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या मतलब क्या है वो एप्स्टीन फाइल या वो जो अडानी की फाइल, किसकी है किसकी? आखिरी नोट। संजीव सर, एक एक ऐसा वीरेंद्र जी से पहले बोले ये 1 मिनट, ये 1 सेकंड। आज भी ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवा है, आज भी किया है जब कई इसी तरफ जंग चल रहा है इसका। और फिर भी हमारा वो क्या है, प्रधानमंत्री जी है, मौन व्रत धारण किया। नहीं तो वो तो जोशी जी, वो तो उन्होंने अभी तो परसों ये कहा था कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मारे जाते, उसमें ध्वनि था कि इतने 3.5 करोड़ लोग मारे जाते अगर मैं नहीं रुकवाता। वो तो जो है वो, और मीम्स बन रहा है, सब कुछ हो रहा है सारा। खैर आप टिप्पणी अंतिम कीजिएगा। मैंने ये ऐसा लगता है कि जैसे हमने जो हमारी जो स्वतंत्र जो आवाज थी वो हमने खो दी या कहीं गिरवी रख दी है। और जो अब तक जो हमारा देश था, जो उसकी जो शख्सियत थी, उस शख्सियत को हम पूरी तरह से बदल देने का काम कर रहे हैं। और हम जो है दुनिया में लोकतंत्र में और सांस्कृतिक विविधता में, सहिष्णुता में, इसमें सिर्फ हम एक लिप सर्विस कर रहे हैं, जैसे एकदम डरे सहमे देश है। और हमको तो वो भी दौर याद रखना चाहिए कि जब हमने फिडेल कास्ट्रो की मदद की थी अमेरिका के खिलाफ, जब फिडेल कास्ट्रो की हालत पतली थी, तो यहाँ से पंजाब के किसानों ने गेहूं दे करके और बंगाल में 2-2 रुपए जमा करके वो दिया गया था, और वो उनकी लड़ाई लंबी चली थी। और हर मौके पे हम अपनी बात कहते रहे हैं, आज हम कह नहीं रहे। और एक ऐसे नेता की जो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कि बेशर्मी और मस्खरी पर उतर आया है, हम उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो आज वो वेनेजुएला के नेता को अबडक्ट कर ले रहा है, कल किसी और को कर लेगा। आज उसने खामनेई को मार दी, तर्क तो कोई भी दे सकते हैं भाई, ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ को आपने उठा करके किनारे फेंक दिया। बाकी लोगों के साथ आप सीधा डील कर रहे हैं कि ये आप ले लो, ये आप ले लो, और ये हम रख लेंगे। तो ऐसे तो दुनिया की नींव आप हिला रहे हैं। और उसमें उसमें आप एक बड़ी सभ्यता वाले देश होने के बावजूद अगर आप मौन हैं, इतना बड़ा बाजार है, इतने लोग हैं, और इतनी आप अपनी शख्सियत का दम भरते रहे, ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए आने वाले